करते हैं क्लास। और यहाँ पर आज हमारा टॉपिक है बाइंडिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट विद डेटाबेस इन ASP.NET MVC। यहाँ पर आते हैं और अपना VS कोड जो है वो ओपन कर लेते हैं। ये थोड़ा समझाने के लिए इसको यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर आकर मैं एक HTML की जो फाइल है वो एक क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं अपने पास कहीं पर भी। और यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ abc.html के नाम से। और यहाँ पर शिफ्ट दबा के तो हमारी HTML की जो बॉयलर प्लेट होती है, अगर आप VS कोड यूज करते हो तो आपके पास इस तरीके से बॉयलर प्लेट क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद अगर आपको पता है हमें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है। ठीक है, ड्रॉप डाउन बनाना है। हम चाहते हैं कि हमारे फॉर्म के अंदर जो है वो मल्टीपल ऑप्शन में ड्रॉप डाउन का इस्तेमाल करते हुए, तो हम किस तरीके से बनाते हैं, हम यूज करते हैं सिलेक्ट। आपके पास एक एलिमेंट है, एक टैग है, उसका यूज करते हैं। और उस सिलेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस के नाम से आपके पास एक टैग आ रहा होता है। आप ऑप्शन के नाम से जो है वो यहाँ पर अपने ड्रॉप डाउन के अंदर जो है वो वैल्यू ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक ऑप्शन में क्रिकेट की वैल्यू पास कर देता हूँ, एक यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ यहाँ पर फुटबॉल, और एक और मैं पास कर देता हूँ यहाँ पर हॉकी। ठीक है, एक ड्रॉप डाउन कैसे बनाया जाता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, तो फुटबॉल पास कर दिया यहाँ पर मैंने, और यहाँ पर मैं नीचे पास कर देता हूँ हॉकी। ठीक है, फाइल को कर देते हैं सेव, और सेव करने के बाद कॉपी पास करते हैं यहाँ से, और इसको अपने ब्राउजर पे जो है वो रन कर लेते हैं। तो जब मैं इसको ब्राउजर पर रन किया तो आप देखो किस तरीके से वो हम HTML के अंदर एक स्टैटिक जो है वो ड्रॉप डाउन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है कि हम जो है वो स्टैटिक यानी हम खुद से वैल्यू दें और ये जो है हमारे पास ड्रॉप डाउन क्रिएट हो। तो हम डायनेमिकली अपने डेटाबेस के साथ जो है वो इस ड्रॉप डाउन को क्रिएट करेंगे। हम डेटाबेस में एक ऐसा टेबल बनाएंगे जहां से ये तमाम की तमाम वैल्यूज ड्रॉप डाउन के अंदर ऊपर आ रही होंगी। ठीक है, और हम उसको खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं यूज करता हूँ अपने पास विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। और विजुअल स्टूडियो ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर जो अप्रोच इस्तेमाल कर रहा हूँ डेटाबेस के लिए, वो मैं करता हूँ डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, आपके पास तीनों अप्रोचेज हैं, मॉडल फर्स्ट, कोड फर्स्ट और डेटाबेस फर्स्ट। आप इनमें से कोई भी यूटिलाइज करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है मैं डेटाबेस के लिए एसक्यूएल सर्वर ओपन कर लेता हूँ। जब तक हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, तो क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट और ASP.NET फ्रेमवर्क। और यहाँ पर आने के बाद जो है वो हम सर्च कर लेते हैं ASP.NET फ्रेमवर्क। यहाँ पर जो है हमारे पास होगा ASP.NET MVC, लिखते हैं, सर्च करते हैं तो ये हमारे पास आ चुका है ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क के ऊपर। तो यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन का नाम रख लेते हैं। तो मैं अपनी एप्लीकेशन का नाम रख लेता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, और ये मैंने इसका नाम रख लिया और उसके बाद मैं क्रिएट करता हूँ। तो अभी मुझसे एक चीज़ और पूछता है कि आप अपना एम्प्टी प्रोजेक्ट लेना चाहते हो और उसमें कौन कौन से फोल्डर्स और रेफरेंसेस ऐड करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं MVC के रिगार्डिंग जो भी फोल्डर्स हैं और रेफरेंसेस हैं वो मैं चेक बॉक्स पे चेक करता हूँ। तो मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर MVC के रिगार्डिंग जितने भी रेफरेंसेस हैं और फोल्डर्स हैं वो तमाम के तमाम क्रिएट हो जाएंगे। तो मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है। एसक्यूएल सर्वर भी हमारा ओपन हो चुका है, तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये जो है वो एसक्यूएल सर्वर यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर हम एक क्यूरी लिखते हैं, बहुत सिंपल, जो आप लोग एसक्यूएल सर्वर में पढ़ चुके होंगे, उसी क्यूरी के इस्तेमाल से जो है वो हम यहाँ पर जो है डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो हमारा प्रोजेक्ट भी जो है वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, कुछ क्यूरीज लिखते हैं, क्रिएट डेटाबेस, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम रख लेते हैं DB_testing। और यहाँ पर आते हैं, गो की कमांड चलाते हैं। आपको पता होगा कि एसक्यूएल में आप जो है वो एक साथ क्रिएट डेटाबेस और यूज दिस डेटाबेस की कमांड नहीं चला सकते, तो आपको बीच में गो का कीवर्ड यूज करना पड़ता है, गो की कमांड को, ताकि आप एक साथ सारी कमांड को रन कर सकें। तो यूज DB_testing, यहाँ पर मैं इसका नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद गो की कमांड फिर से, एंड देन मैं यहाँ पर आता हूँ, एक टेबल क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करो एक टेबल। ठीक है, जिसका नाम रख लेते हैं, यूजर का नाम टेबल बना लेते हैं। तो TBL_, यूजर के नाम से मैंने टेबल क्रिएट कर लिया। और यहाँ पर हम जो है, आपको पता है C# के अंदर ID जो है वो हमारे पास बाय डिफॉल्ट आइडेंटिटी लगी हुई होती है उसके अंदर, यानी ऑटो इंक्रीमेंट का जो फंक्शन है वो C# उसमें खुद ही जो है, जब आप उसको प्राइमरी की बनाते हो तो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंक्लूड कर देता है। तो यहाँ पर हम भी जो है वो यूजर ID जो है एक कॉलम बना लेते हैं और इसको इंटीजर, और हम रख लेते हैं प्राइमरी की, और इसके साथ साथ आइडेंटिटी भी इस पे लगा देते हैं। ठीक है, ये करने के बाद मैं यहाँ पर यूजर का नेम भी ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं रख लेता हूँ varchar।
तो आप इसमें कोई भी इसकी जो है वो लेंथ रखना चाहो तो रख सकते हो। हम रख लेते हैं मैक्स फिलहाल के लिए। और यहाँ पर यूजर नेम के बाद मैं रख लेता हूँ आपकी ईमेल, और ईमेल की डेटा टाइप जो है वो मैं रख लेता हूँ मैक्स ही रख लेते हैं। और यहाँ पर हम जो है अभी हमें यहाँ पर जो है एक और जो है वो हमें टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पर हम वो टेबल जो है वो क्रिएट करेंगे, यानी कि ड्रॉप डाउन लिस्ट का डेटा के लिए। जो भी हमने VS कोड में देखा, तो जहाँ से हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर डेटा आ रहा होगा, ये तो हमारे यूजर का टेबल है। ठीक है, यहाँ पर एक और टेबल क्रिएट करते हैं। क्रिएट करो एक टेबल, ठीक है, जिसका नाम है आपके पास, हम मान के चल लेते हैं, हम बना रहे हैं ड्रॉप डाउन के अंदर जो भी डेटा शो होगा वो होगा कंट्री के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर नाम रख देते हैं कंट्री, और यहाँ पर हम आते हैं और क्या रख देते हैं CID रिप्रेजेंट फॉर कंट्री ID, और इसमें भी इंटीजर और प्राइमरी की लगा देते हैं। और यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैं आता हूँ सी नेम, यानी जितने भी कंट्री के नाम होंगे वो इसके अंदर सेव हो रहे होंगे। ठीक है, तो varchar इसका टाइप रख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसकी लेंथ दे देते हैं, आप जो भी देना चाहो यहाँ पर इसकी लेंथ दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये टेबल क्रिएट हो चुका है। अच्छा, इस टेबल यूजर के अंदर जो है मैं इसका रिलेशनशिप बनाऊंगा, ताकि इस डेटा के अकॉर्डिंग जो है वो इसकी कंट्री जो है वो डिस्प्ले हो सके। बेसिकली हम सिर्फ सिंबल यहाँ पर कंट्री का जो है वो टेबल क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम इस यूजर के टेबल के अंदर जो है वो कंट्री का जो है एक कॉलम रखेंगे, और उस कॉलम के बिहाफ के ऊपर जो है हम फॉरेन की लगाएंगे, ताकि हम इसका देख सकें कि इस यूजर जो है, ये यूजर जो है वो किस कंट्री से है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फॉरेन की बना लेता हूँ, और इसका मैं नाम रख लेता हूँ कंट्री अंडरस्कोर FK, नाम रख लिया मैंने इसका, इंटीजर होगा। और उसके बाद यहाँ पर देते हैं फॉरेन की, एंड देन आपको पता है फॉरेन की के बाद रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में हम क्या करते हैं, स्पेलिंग गलत है, REFERENCES, रेफरेंसेस। अब रेफरेंसेस टेबल से दो, तो मैंने कहा कंट्री के टेबल से रेफरेंस दे दो। ठीक है, कंट्री के टेबल से रेफरेंस दे दो, और उसके बाद इसके आप यहाँ पर जो है वो राउंड ब्रेसेस यूज करते हो, और ये बताना पड़ता है कि कंट्री के किस कॉलम से जो है वो आप इसको रेफरेंस देना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ CID से। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है वो एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। ये वाला कंट्री वाला टेबल मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये क्रिएट हो चुका है आपके सामने। एंड देन मैं जो है वो एक ये वाला टेबल भी जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो, आपने मेरा टेबल क्रिएट कर लिया है। टेबल क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर डेटाबेस में आके चेक भी कर लेता हूँ ERD के अकॉर्डिंग, कि मेरे पास जो है वो यहाँ पर टेबल के दरमियान रिलेशनशिप हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर हमने बनाया था DB टेस्टिंग के नाम से, सॉरी, मैंने यहाँ पर जो है वो मास्टर्स के अंदर टेबल क्रिएट कर दिए। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो ये पूरी कमांड चलाता हूँ कि ये डेटाबेस DB टेस्टिंग एंड देन गो यूज DB टेस्टिंग। तो ये कमांड चलाने के बाद अब जो है वो मैं दोबारा से कंट्री का टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। अभी असल में मैंने जो क्रिएट कर दिए थे वो मास्टर्स के अंदर कर दिए थे, तो मैंने इस डेटाबेस का यूज नहीं किया था, तो दोबारा से मैंने डेटाबेस को यूज किया, एंड देन अब इसके अंदर ये टेबल क्रिएट करता हूँ, और ये वाला टेबल भी जो है मैं क्रिएट कर देता हूँ। अब डेटाबेस को रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास DB टेस्टिंग के नाम का यहाँ पर आ चुका है, और टेबल्स भी हमारे पास यहाँ पर आपके सामने दोनों कंट्री और TBA यूजर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो यहाँ पर डेटाबेस की डायग्राम बना लेते हैं। तो मैं न्यू डेटाबेस डायग्राम पे क्लिक करता हूँ, यस करता हूँ। आप ये डायग्राम अपने विजुअल स्टूडियो में भी देख सकते हो, ठीक है, लेकिन हम यहीं पर ही देख लेते हैं कि हमारे टेबल के दरमियान रिलेशनशिप हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा इस टेबल के साथ रिलेशनशिप हो चुका है। तो इसका मतलब हुआ क्या, मैं आपको थोड़ी सा जो है वो समझाता हूँ डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पर अगर मैं एक डायग्राम लूँ, और यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है जो कि TBL यूजर के नाम से, TBL यूजर के नाम से, ठीक है, ये यूजर का टेबल है। यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है जो कि है कंट्री के नाम से, ठीक है, C फॉर कंट्री। यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ एक में ID, ठीक है, यानी कंट्री ID, और यहाँ पर कंट्री का नेम होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर होगा हमारे पास 4 कॉलम, जैसे यहाँ पर आ रहे यूजर ID, यूजर नेम और ईमेल, और ये कंट्री की ID। ठीक है, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ 4 कॉलम। ठीक है, अगर अब आपसे मैं ये पूछूं कि यहाँ पर जो कि कंट्री की ID सेव हो रही होंगी, कि मैं एक रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ 1, और एक स्टूडेंट है अली के नाम से, उसका रिकॉर्ड मैंने ऐड किया यहाँ पर। ठीक है, और उसकी ईमेल है समथिंग लाइक कुछ भी, और यहाँ पर उसका कंट्री। अब पहले मुझे यहाँ पर कंट्री ऐड करने होंगे, तो मैं करता हूँ 1 2 3 और 4, यहाँ पर मैंने कंट्री ऐड कर दिया। 1 पे मान लो आपके पास आ जाता है पाकिस्तान। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम रख लेते हैं, हमारे पास एक कंट्री है इंडिया। ठीक है, फिर हमारे पास और भी बहुत सारे कंट्रीज होंगे। अब मैं पास करता हूँ यहाँ पर 1, एक रिकॉर्ड पास किया TBL यूजर के अंदर, जिसकी ID क्या है 1, और उसका नाम क्या है अली, और उसकी ईमेल कुछ भी हो सकती है ali@gmail.com, और उसका कंट्री की ID। यहाँ पर मुझे ये बताना पड़ेगा कि इस कंट्री की ID क्या है।
तो अगर मैं बोलूँ इसकी आईडी 2 है, यानी ये किस कंट्री में रहता है, ये इंडिया में रहता है। तो आपने कैसे पहचाना, आपने पहचाना इस आईडी से, जो कि यहाँ पर एज अ फॉरेन की पास हो रही है और यहाँ पर एज अ प्राइमरी की पास हो रही है। तो आप यहाँ पर गए कंट्री के टेबल में और आपने देखा 2 पे कौन सा कंट्री मौजूद है, तो आपने देखा इंडिया कंट्री मौजूद है। तो आपने इस बिहाफ पे मुझे बताया कि अली जो है वो किस कंट्री में रहता है, इंडिया कंट्री में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि रिलेशनशिप हुआ है तो इस वजह से आप बता पा रहे हो कि कौन सा जो यूजर है वो किस कंट्री से बिलोंग कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से टेबल क्रिएट कर लिया और टेबल क्रिएट करने के बाद जो है हम लोग यहाँ पर कुछ टेबल की कंट्रीज जो है वो इंसर्ट कर देते हैं। तो हम डायरेक्टली यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं, राइट क्लिक और एडिट करा, और एड करने के बाद हम यहाँ पर कुछ कंट्रीज ऐड कर देते हैं। आईडी हमें देने की जरूरत नहीं क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट खुद ही ऑटोमेटिकली जो वो इंप्लीमेंट हो रहा होगा। तो मैं कर देता हूँ पहले पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंट्री यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं इंडिया। ठीक है, थर्ड कंट्री हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं मान लो यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो ये मैंने कुछ कंट्रीज जो है वो यहाँ पर ऐड कर दी है। ठीक है, और अब यहाँ पर इसको चला के देख लेते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कंट्री। ठीक है, इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर जब मैंने इसको रन किया तो आप देख सकते हो इसकी सी आई डी यानी कंट्री आईडी और उसका जो है कंट्री का नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। तो इस तरीके से हमारे पास हम यूजर के टेबल के अंदर भी जो है वो डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, तो इंसर्ट इनटू टीबीएल यूजर, और उसमें आते हैं यहाँ पर हम लिख लेते हैं आईडी खुद ही जनरेट होगी तो हमें क्या देना, यूजर नेम कॉमा ईमेल कॉमा और आईडी कंट्री एफ पे। ठीक है, यहाँ आते हैं वैल्यूज इंसर्ट करते हैं और नंबर 1 यूजर नेम, मान लो मैंने इसका नाम रखा जो है वो है अली, और उसकी ईमेल जो है मेरे पास है ali@gmail.com, और उसका जो कंट्री है हम यहाँ पर कर लेते हैं कोई भी, हमारे पास हमने काफी सारे कंट्री बनाए, 1 पे पाकिस्तान, 2 पे इंडिया है, 3 पे यूनाइटेड स्टेट है। तो हम यहाँ पर 1 दे देते हैं और 1 देने के बाद अब इसका रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट करता हूँ मैं इसका रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट की जो कमांड है वो यहाँ से कट कर लेता हूँ और नीचे ही रख लेता हूँ ताकि दोनों सिलेक्ट की कमांड एक साथ चलाऊं तो आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छे से डिस्प्ले होगा। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल यूजर। ठीक है, और अगर अब मैं इन दोनों को चलाऊं साथ तो आप मुझे ये बता सकते हो कि ये यूजर आईडी जो कि 1 है जिसका नाम अली है और जिसकी ईमेल ये है, और कंट्री एफ की क्योंकि ये इसकी यहाँ पर फॉरेन की है, ये इसकी प्राइमरी की है, तो आप मुझे ये देख के बता सकते हो कि ये 1 जो है इसकी कंट्री नेम क्या है, पाकिस्तान। तो आप मुझे ये बता सकते हो कि ये जो यूजर है ये किस कंट्री में रहता है, पाकिस्तान में। ठीक है, तो इस तरीके से काफी सारे रिकॉर्ड होते हैं तो आप उसके बिहाफ में मुझे बता सकते थे कि कौन सा यूजर जो है वो किस कंट्री से बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारा काम है डेटाबेस का, हमने अपने टेबल क्रिएट कर लिए। अब हम चलते हैं यहाँ से अपने पास विजुअल स्टूडियो में, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका होगा। ठीक है, क्रिएटेड है, यहाँ पर आते हैं और मैं यूज कर रहा हूँ डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। तो मैंने डेटाबेस पहले बनाया और उसके बाद मैं मॉडल्स में आता हूँ, और मॉडल में आने के बाद ऐड, और ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको जो भी आप इसका नाम रखना चाहो अपने मॉडल का, तो मैं रख लेता हूँ स्टूडेंट डेटा मॉडल। ठीक है, ओके पे क्लिक किया। तो हमने क्या करना है, EF डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस, ये तब हम सिलेक्ट करते हैं जब हम यहाँ पर मॉडल फर्स्ट अप्रोच को यूज कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पर क्योंकि डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज कर रहे हैं तो हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट। यहाँ पर आपके पास न्यू कनेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर एक कनेक्शन बना लेता हूँ। सर्वर नेम क्या है, डॉट, यहाँ पर आपके पास सर्वर नेम दूसरा हो तो आप जो भी सर्वर नेम होगा वो यहाँ इंसर्ट करोगे। फिर एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन में आते हैं, यहाँ पर यूजर नेम क्या है, SK, पासवर्ड है मेरे पास यहाँ पर 1234, और यहाँ पर मैं आता हूँ जब डेटाबेस में तो आप देखो मेरे पास DB_testing यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया, टेस्ट करना चाहो तो टेस्ट कर लो, तो कनेक्शन सक्सीड है, इसका मतलब ये आपका कनेक्शन सही बना है, और ओके पे क्लिक कर लो। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको पता है जब आप कनेक्शन बना रहे होते हो तो आप अगर पोस्ट फर्स्ट अप्रोच में आते हो तो आपको web.config में जाकर कनेक्शन को खुद से डिस्क्राइब करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये काम डायरेक्टली ऑटोमेटिक खुद से करता है, तो आप सिर्फ यस पे क्लिक कर दो तो ये आपकी वेब कॉन्फिग फाइल के अंदर ही कनेक्शन ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। ये आपके एंटिटीज का नाम है, अगर आप इसे कॉपी करना चाहो आप कॉपी कर लो, Ctrl+C, मैंने इसे कॉपी कर लिया क्योंकि आपकी ये वो क्लास होती है DB कंटेक्स्ट की जहाँ पर आपका डेटाबेस सेट हो रहा होता है, आपके डेटाबेस के अंदर सेट हो रहा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और एंटिटी फ्रेमवर्क हम यूज कर 6.x, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे टेबल्स वगैरह आ जाएंगे, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो आप ये देखो मेरे पास आ चुके हैं टेबल्स, और मैंने टेबल सेलेक्ट कर लिए। टेबल टीबीएल यूजर चाहिए और कंट्री चाहिए,
और मैं इसको कर देता हूँ फिनिश। तो ये हमारे पास जो हमारा मॉडल है वो क्रिएट हो गया। तो जैसे हमारे पास जब हमने यहाँ पर ERD क्रिएट की थी, तो बिल्कुल इसी टाइप के हमारे पास जो है वो टेबल की एंटिटीज शो हो रही हैं और उनके दरमियान यहाँ पर रिलेशनशिप। और यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि ये आपके पास एसोसिएशन होता है, ठीक है, यानी दो टेबल के दरमियान जो रिलेशनशिप करने के लिए यूज किया जाता है। जब आप ERD बना रहे होते तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है, अगर व्यू में जाएं हम और यहाँ पर देखें टूल बॉक्स ये देखें। जब मैं टूल बॉक्स में आता हूँ तो यहाँ पर ये देखें एसोसिएशन लिखा हुआ आ रहा है, यानी अगर आपको दो टेबल के दरमियान रिलेशनशिप करवाना हो तो आप एसोसिएशन का यूज करते हो और आप सिंपल इसको ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनलिटी से दो टेबल के दरमियान, दो एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप करवा सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने चूंकि इसको मॉडल क्लास अप्रोच से किया तो हमारे पास ये सारा काम हो चुका है। आपने ये करने के बाद एक बार सारी फाइल्स को सही से सेव कर लेना है और सेव करने के बाद आपने इस प्रोजेक्ट को एक दफा से रीबिल्ड भी कर लेना है, ठीक है। और ये रीबिल्ड हो रहा है ताकि आपकी तमाम की तमाम फाइल्स जो जो आपने काम किया वो सब सेव हो जाए आपके पास। तो ये सक्सेसफुली जो है वो रीबिल्ड हो चुका है, तो हम कर देते हैं इसको क्लोज और यहाँ पर आते हैं और अब हम क्रिएट करते हैं अपना कंट्रोलर। तो ऐड यहाँ पर न्यू कंट्रोलर में आता हूँ और जाने के बाद MVC5 का एक एम्प्टी कंट्रोलर ले लेता हूँ और एम्प्टी कंट्रोलर लेने के बाद मैं यहाँ यूज करता हूँ होम कंट्रोलर। बाय डिफॉल्ट आपके पास जो आपका कंट्रोलर का नाम होता है वो होम होता है, आप कोई भी नाम रख सकते हो। आप उसको चेंज करना चाहो तो अपने पास ऐप स्टार्ट के अंदर जाकर आपके पास उसमें जो फाइल है आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पर। तो ये कंट्रोलर मेरे पास यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और अब मुझे जो है वो उस क्लास को यूज करना है अपने डेटाबेस के कनेक्शन को। तो हमने, अगर आपको याद नहीं है तो कोई मसला नहीं, यहाँ पर आप मॉडल्स में आपकी कंटेक्स्ट क्लास होगी, ये वाली आपको डिस्प्ले हो रही होगी, ठीक है। ये कंटेक्स्ट क्लास आप इसको ओपन करो और आपके पास ये मॉडल की कंटेक्स्ट क्लास, इसको ओपन करो तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर DB_टेस्टिंग एंटिटीज के नाम से आप इसका जो है वो ऑब्जेक्ट बनाते हो अपने पास कंट्रोलर में। तो यहाँ पर आता हूँ मैं और अगर आप ऑब्जेक्ट बनाओगे भी, अभी जैसे मैं बनाता हूँ DB_, क्या नाम था, टेस्टिंग एंटिटीज। तो अभी मैं बना रहा हूँ, अभी भी मेरे पास हिंट मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है हिंट के अंदर, सजेशन के अंदर। तो इसलिए हिंट नहीं, इसलिए आपके पास सजेशन नहीं आ रही बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पर उसका रेफरेंस सेट नहीं है। तो आप क्या करोगे, यूजिंग आपके प्रोजेक्ट का नाम यानी आपके नेम स्पेस का नाम, तो आपने क्या रखा है, इसे नेम स्पेस भी बोलते हैं। तो आपने नाम रखा है ड्रॉप डाउन लिस्ट और ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपने किस फोल्डर के अंदर इसको बनाया है, मॉडल्स के अंदर, जो डॉट मॉडल्स। यहाँ पर आने के बाद अब अगर मैं इसको ऐड करूँ DB_टेस्टिंग के नाम से, तो आप ये देखो अब ये यहाँ पर मेरे पास सजेशन में आ चुका है। और यहाँ आने के बाद मैं इसका कोई नाम रख देता हूँ, DB नाम रख लिया, जिगल्स टू न्यू DB टेस्टिंग एंटिटीज। और यहाँ पर मैंने बना लिया इसका, क्या बना लिया मैंने क्लास, ओके, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद अब मैं चाहता हूँ ये जो डेटा है मेरे पास किसमें डेटा है, TBL यूजर के अंदर जो भी मेरे पास डेटा है वो यहाँ पर सिंपल डिस्प्ले हो सके। तो मुझे डिस्प्ले करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता था यहाँ पर हम क्या करते थे, हम उसको लिस्ट में कन्वर्ट करते थे, ठीक है, और डेटा को डिस्प्ले करवाते थे। तो हम यूँ लिखते थे कुछ ऐसे, वेरिएबल रॉ इज इक्वल्स टू और DB में जाओ डॉट, एक आपके पास जो है वो क्लास मौजूद होगी, यहाँ पर हमारे पास किस नाम से मौजूद है, TBL_यूजर के नाम से, ठीक है, डॉट, और वहां क्या करो, टू लिस्ट कर दो, उसका डेटा जितना भी है उसको लिस्ट में लेकर आ जाओ। यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से बनाते थे और यहाँ पर अपने रिटर्न व्यू के अंदर इस, क्योंकि सारी लिस्ट जो है वो आपके पास इस वेरिएबल रॉ के अंदर आ जाती है, तो हम व्यू में क्या कर देते हैं, रॉ को रिटर्न कर देते हैं। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहते हो तो आप बिल्कुल डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हो। आप यहाँ से सिंपल डायरेक्टली DB_table.user.toList को उठाओ और यहाँ पर पेस्ट कर दो, दैट्स इट। जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी एक वेरिएबल में स्टोर करा के ही भेज रहे हो और आप डायरेक्टली भी वही काम कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब मैं तो सिंपल व्यू क्रिएट कर रहा हूँ, ऐड व्यू, और मैं बिल्कुल एम्प्टी व्यू क्रिएट करूंगा। मैं जो है वो एंटिटी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल नहीं करूंगा, एक एम्प्टी लूंगा जो कि विदाउट मॉडल, और हम काम करेंगे प्योर HTML पे, यहाँ पर अपना खुद का कोड बनाएंगे और उसके बाद यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पर आता हूँ, अब क्योंकि आपको पता है इसमें सजेशन इतनी अच्छी नहीं है विजुअल स्टूडियो में, तो मैं VS कोड का ही इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद क्योंकि हमारे पास बूटस्ट्रैप इंक्लूडेड है, अच्छा 2019 है, मेरे पास 2019 का ही वर्जन है हमारे पास। तो 2019 के वर्जन में जब आप जो है वो अपना व्यू क्रिएट करते हो तो आपके पास यहाँ पर कंटेंट के अंदर बूटस्ट्रैप की फाइल डाउनलोड नहीं होती, ना ही उसके साथ स्क्रिप्ट का फोल्डर डाउनलोड होता है, ना ही फॉन्ट्स वगैरह डाउनलोड हो रहे होते हैं। तो आप इसको खुद से भी जाके सेपरेटली कर सकते हो। तो राइट क्लिक करो, मैनेज नेगेट पैकेजेस में जाओ और ब्राउज में जाओ और यहाँ पर आगे आगे आके आप लिखो बूट स्ट्रैप, ठीक है। बूट स्ट्रैप लिखने के बाद आप सर्च करो
और यहाँ पर मैं आता हूँ, अब यहाँ पर आपके पास वर्जन आ रहे हैं, तो मैं 4.0 पे काम कर रहा हूँ, तो मैं लिख दूंगा 4.0 और सिंपल इसको इंस्टॉल कर लूंगा अपने पास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास इंस्टॉलेशन हो रही है। जितने भी फोल्डर्स, स्क्रिप्ट्स और CSS की फाइल, की सारी फाइल इंक्लूड हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरे पास बूट स्ट्रैप जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अभी ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये देखो आप यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है हमारे पास। ठीक है, अब इसको कर देते हैं क्लोज और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम बॉयलर प्लेट बना लेते हैं बूट स्ट्रैप की। नहीं है यहाँ पर, बूट स्ट्रैप इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पर एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेते हैं। बूट स्ट्रैप को CDN स्निपेट्स के नाम से आपको एक एक्सटेंशन मिल जाएगी, जो कि आप डायरेक्टली यहीं पर ही जो है वो बूट स्ट्रैप के CDN लिंक लगा सकते हो सारे के सारे। तो शिफ्ट दबा के बंद, और यहाँ पर मेरे पास बूट स्ट्रैप की देखो बॉयलर प्लेट आ चुकी है, तो मैं एंटर करता हूँ, तो ये बॉयलर प्लेट मेरे पास यहाँ क्रिएट हो जाती है। अब हम जरा टेबल बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो डेटा आएगा इंग्लिश की शक्ल में, हम उसको टेबल में जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो मैं सिंपल HTML का कोड लिख रहा हूँ यहाँ पर, डॉट कंटेनर, और उस कंटेनर में हमें चाहिए एक रॉ, और हमारे पास एक कॉलम हो कॉल MD-12 का। ठीक है, और उसके अंदर हम चाहते हैं एक हमारे पास टेबल आ जाए। ठीक है, और उस टेबल के अंदर हमारे पास क्या हो, टी हेड का जो है वो टैग हो। टी हेड का टैग होने के बाद उस टी हेड टैग के अंदर हमारे पास एक रॉ हो, और उस रॉ के अंदर हमारे पास TD हो। कितने TD हो हमारे पास, हमें डेटाबेस में कितने कॉलम बने TD यूजर के अंदर, 4। ठीक है, तो 4 कॉलम्स हो हमारे पास, CS कोड में हम कर रहे थे, तो TD मल्टीप्लाई बाय, सॉरी TH, बेसिकली हम हेडिंग यूज कर रहे हैं, तो TH मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये सारा का सारा कोड हमारे पास जनरेट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हम इसको यूज कर लेते हैं। नंबर 1 पहली है हेडिंग ID, दूसरा है हमारे पास यूजर नेम। ठीक है, और थर्ड है हमारे पास ईमेल, हम नेम लिख लेते हैं, यूजर नेम नहीं लिखते हैं। और यहाँ पर फोर्थ है हमारे पास कंट्री। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब इस कोड को हम यहाँ से करते हैं कॉपी, कट कर लेते हैं और यहाँ पर ले जाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो रेफरेंस सेट करना पड़ेगा अपने मॉडल क्लास का हमारे पास। ठीक है, तो कैसे इंक्लूड करेंगे, @ स्मॉल में मॉडल, उसके बाद आपके नेम, असल में आपके पास डेटा आ रहा है लिस्ट के अंदर, तो हम यूज करेंगे आई इनमरेबल को। ठीक है, आई इनमरेबल। ठीक है, और इसको जेनरिक बनाएंगे, और जेनरिक बनाने में ये क्या करता है, बेसिकली लिस्ट का डेटा जो है वो कलेक्शन को अपने पास कलेक्ट कर लेता है, और उसमें हमारे पास यहाँ यूज करेंगे हम अपने नेम स्पेस का नाम, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट डॉट मॉडल्स, मॉडल्स में जाओ डॉट, वहां से आप TBL यूजर का जो भी डेटा है वो अपने पास गेट कर लो। तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है, और यहाँ पर टेबल के अंदर भी बूट स्ट्रैप की क्लास ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आती है टेबल के नाम से, टेबल हाइफन स्ट्रिप भी आप यूज कर सकते हो, बहुत सारी क्लासेस हैं यहाँ पर आपके पास, तो आप इनका यूज कर सकते हो। ये मैंने बना लिया। ठीक है, और यहाँ पर आता हूँ, टी हेड खत्म हो गया, अब यहाँ पर बना लेते हैं टी बॉडी, और टी बॉडी बनाने के बाद इसमें मैं लेता हूँ एक रॉ। ठीक है, और इस रॉ के अंदर कितने TD होंगे, 4 TD। ठीक है, तो 4 TD क्रिएट कर लेते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V। ठीक है, और बेसिकली हमारे पास क्योंकि एक डेटा तो होगा नहीं, मल्टीपल डेटा यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले हो रहे होंगे। ठीक है, तो यानी हमें लूप चलाना पड़ेगा, जिसके इस्तेमाल से हम क्या करेंगे, डेटा अपने डेटाबेस से एक के बाद सारे डेटा को फैच करवाएंगे। तो मैं इस रॉ को अभी फिलहाल के लिए कट कर लेता हूँ, और यहाँ पर रिजल्ट सिंटेक्स का यूज करते हुए फॉर ईच का लूप चला रहा हूँ, और फॉर ईच का लूप मैंने बना दिया यहाँ पर, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट। ये मैंने डबल टैप दबाया तो ये कोड जनरेट हो जाता है। बेसिकली हमारे पास जब हम इसको यूज कर रहे होते हैं तो हमारे पास डेटा किसके अंदर आता है, मॉडल के अंदर। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे कैपिटल में मॉडल लिखेंगे, आप मॉडल के अंदर आपके पास डेटा आ रहा होगा, और मॉडल से फिर आपके पास डेटा किसमें आ रहा है, आइटम के अंदर, एंड देन हम यहाँ पर उसको यूटिलाइज कर लेंगे। तो मैं लिखूंगा @ रिजल्ट सिंटेक्स को यूज करते हुए, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, आइटम, क्योंकि आइटम में डेटा आ रहा है। आइटम में हमें कौन सा डेटा चाहिए, हमें चाहिए ID, यूजर ID, हमने यूजर ID को उठा लिया। तो इस तरीके से हम तमाम सीरीज के अंदर ये डेटा शो कर देंगे। ठीक है, यूजर ID, उसके बाद था हमारे पास यूजर नेम, थर्ड था हमारे पास ईमेल, एंड लास्ट में हमारे पास क्या था, FK के नाम से हमने बनाया था, कंट्री FK। ठीक है, फाइल को सेव करते हैं। अभी मैं आपको कुछ डिटेल्स दिखाता हूँ। जब मैं यहाँ पर फाइल को क्रिएट कर रहा हूँ, सेव करते हैं, सेव करने के बाद जब इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो आप देखिएगा, अभी हमने सिंपल व्यू क्रिएट किया। ठीक है,
तो आप यहाँ देख सकते हो मेरे पास आईडी आ चुकी है, ठीक है सर, बॉर्डर नहीं आया अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हम इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, बॉर्डर इंक्लूड कर लेते हैं ताकि और अच्छे से जो है वो वाजे हो सके। तो आप देख सकते हो हमारे डेटाबेस में हमने एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो आईडी आ चुकी है 1 और नेम आ चुका है अली और ईमेल आ चुकी है। क्या हम कंट्री जो है वो अपने यूजर को इस तरीके से लिस्ट में दिखाएंगे? उसको क्या मतलब पता कि यहाँ पर कौन सा कंट्री जो है वो क्या आप इस तरीके से डिस्प्ले करवाओगे? हरगिज नहीं। आप उसमें कंट्री का नाम डिस्प्ले करवाओगे, जो भी यूजर का जो है कंट्री है आप उसको उसकी कंट्री नेम डिस्प्ले करवाओगे। तो होता क्या है, थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को। होता ये है कि जब आप एक टेबल क्रिएट करते हो और टेबल का अगर आप किसी और दूसरे टेबल के साथ रिलेशनशिप करते हो, तो होता क्या है जब आप उसको कॉल करते हो, यानी आपने जिस टेबल को कॉल किया, तो अगर उसके साथ उसका दूसरा टेबल कोई रिलेशन में मौजूद है तो वो टेबल भी उसके साथ उसका उठकर आता है। तो अगर आप बहुत सारे यहाँ पर हम ज्वाइंस लगा के जो है वो डेटा ले आएंगे, तो ऐसा हरगिज नहीं। मैं ज्वाइंस नहीं लगाऊंगा, मैं डायरेक्टली इसका डेटा यूज करूंगा। कैसे? वो इसकी मदद से, क्योंकि जब हमने इसका कंस्ट्रेंट बनाया यहाँ पर जब हमने इसका कंस्ट्रेंट बनाया, मैं इसकी मदद से इसको यूटिलाइज कर लूंगा बड़े आसानी के साथ। कैसे? देखो, करना क्या है, हमारे पास मैंने आपको भी बताया कि जब आप एक टेबल बनाते हो और उस टेबल में किसी और टेबल के साथ रिलेशन है, तो आपके पास जो टेबल आप कॉल कर रहे हो तो उसके साथ वो टेबल जो उसका रिलेशन है, तो वो टेबल भी आपके साथ उसका उठकर आता है, ठीक है। तो उसका उठकर आता है, यानी अभी हमने टीबीएल यूजर को कॉल किया हुआ, तो यानी टीबीएल यूजर के साथ आपका कंट्री वाला जो टेबल है वो भी उठकर आया होगा, ठीक है। तो हम उसका आईडी, अभी यहाँ पर हमें आईडी क्या दिखा रहा था? 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चाहिए कंट्री का नेम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास उस टेबल का नाम क्या था जिसके अंदर कंट्री नेम मौजूद है? कंट्री। अब चूंकि ये टेबल भी उठकर आया तो वो टेबल भी आपके पास उठकर आया होगा, तो यहाँ पर हम उस टेबल का नाम लिखेंगे कंट्री। ये कंट्री आ गया। अब उस कंट्री के टेबल में हमें क्या चाहिए? कंट्री नेम। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा होगा, जब सी नेम आ गया तो हम डायरेक्टली उठा सकते हैं। कैसे? यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर बेसिकली क्या आ रही थी? उसकी आईडी। अब ये वाली जो आईडी है वो उस आईडी से, यानी कंट्री की आईडी से मैच करेगा, और मैच करने के बाद जो भी इसकी आईडी के रिगार्डिंग कंट्री होगा वो उठा के दिखाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद रन करता हूँ, तो आप ये देखो इतने सिंपल तरीके से हमने बिना कोई ज्वाइन का यूज करे हुए हमने उस टेबल से डेटा जो है वो गेट कर लिया, ठीक है। इस तरीके से और भी अगर रिकॉर्ड होते हैं हमारे पास मौजूद तो हम वो भी यहाँ पर इजीली फैच करवा ले। क्लियर? यहाँ तक कोई इशू किसी को नहीं। लेकिन अभी तक हमने क्रिएट वाला ऑप्शन नहीं बनाया, यानी अपने ड्रॉप डाउन वाला, जो हम देखना चाह रहे थे कि डेटाबेस में ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के रखी है, ठीक है, और उसको जो है वो हम डिस्प्ले करवा सकें। स्टार्ट करते हैं। तो कर लिया यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से कल को हम और भी रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, और रिकॉर्ड जैसे मान लो मैं यहाँ पर आता हूँ और एक और रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एक और स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम यहाँ पर जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर कॉपी किया, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं, मान लो एक रिकॉर्ड हमने किया यहाँ पर अहमद का रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं, और अहमद का रिकॉर्ड मैंने यहाँ पर ऐड किया, ठीक है। अब उसका कंट्री, हमारे पास 3 कंट्री मौजूद थे, आप कोई भी कंट्री देना चाहो आप दे सकते हो। मान लो मैं उसको कंट्री जो है वो 3 दे देता हूँ, यानी यूनाइटेड स्टेट्स का कंट्री होना चाहिए। तो मैं इस डेटा को जब इंसर्ट करता हूँ, तो इंसर्ट करने के बाद अब मैं इस पेज पर आता हूँ वापस और अपने को रिफ्रेश करता हूँ अपने एप्लीकेशन को। तो आप ये देख सकते हो उस आईडी के बिहाफ पे ये कैसे कंट्री जो है वो मैच करके लेकर आ रहा है। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप ज्वाइन लगाओ, आपको मैंने बता दिया कि जब आपके पास आप जिस टेबल को उठा रहे होते हैं अगर उसका रिलेशन है किसी और टेबल से, तो बाय डिफॉल्ट वो टेबल ही आपके पास उठकर आ रहा होता है, ठीक है। बस आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, आपके पास जिसमें डेटा आ रहा है, आपके पास यहाँ पर डेटा किसके अंदर आ रहा है? इस वेरिएबल के अंदर। और उसके बाद आपको उस टेबल का नाम लिखना है और उस टेबल के स्पेसिफिक कॉलम का नाम लिखना है, तो आप उसके जरिए उसकी वैल्यू उठा सकते हो। क्लियर? ठीक है। तो इसको क्लोज करते हैं, और क्लोज करने के बाद यहाँ पर आते हैं, और मूल से अप्लाई नहीं हुआ, बाद में दिखा दूंगा जिस तरीके से यहाँ पर अप्लाई करनी है हमने। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमें बनाना है कि डेटा जो है वो हम टीबीएल यूजर में ऐड भी कर सकें, ठीक है। और ड्रॉप डाउन में जो भी डेटा है वो कंट्री है उसका वो डिस्प्ले हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद हम जो है वो एक एक्शन रिजल्ट बनाते हैं, कंट्रोल सी गेट। बाय डिफॉल्ट आपको पता है गेट होता है। तो यहाँ पर जो है वो मैं बना लेता हूँ इसको क्रिएट के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली अपने ड्रॉप डाउन को कैसे बाइंड करूंगा, देखना आप। मैं व्यू बैग के जरिए बाइंड करूंगा, यानी मेरे पास ये जो डेटा आ रहा है, मैं कहता हूँ व्यू बैग, एक व्यू बैग बनाता हूँ, ठीक है। व्यू बैग बनाने के बाद यहाँ पर लिख देता हूँ डॉट मैसेज, नहीं हम यहाँ पर नाम रख लेते हैं बाइंडिंग ड्रॉप डाउन, ठीक है।
इज इक्वल्स टू, और इक्वल लिखने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पास करते हैं डीबी में जाओ, डीबी में जाओ, और डीबी में जाने के बाद हमारे पास कंट्री किस टेबल से आ रहे थे, कंट्री में, ये हमारी मॉडल क्लास होगी कंट्रीज के नाम से, डॉट, और वहां क्या करो, टू लिस्ट, उसको लिस्ट में कन्वर्ट करो, और सारी की सारी लिस्ट जो है वो इस व्यू बैग में क्या कर दो, स्टोर कर दो। क्लियर होगी बात? तो मैंने ये गेट मेथड से क्या कर दिया, इसको गेट कर लिया वैल्यू, सही, यानी जो भी इस कंट्रीज में जो भी लिस्ट मौजूद है वो तमाम की तमाम कहाँ डिस्प्ले हो जाएगी, मेरे पास इस व्यू बैग के अंदर। क्लियर है? और दोबारा आते हैं इसका एक, जहां पर सबसे पहले तो इसका व्यू क्रिएट कर लेते हैं, ऐड व्यू, एक सिंपल एचटीएमएल का जो है वो व्यू क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद क्योंकि मुझे एक एचटीएमएल का फॉर्म तैयार करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आता हूँ VS कोड में, और यहाँ पर हम तैयार करते हैं डॉट कंटेनर, उसमें जाओ, कंटेनर में जाओ, रॉ, रॉ में हमारे पास चाहिए कॉल -MD-12, और उसमें हमें चाहिए फॉर्म ग्रुप की क्लास होती है आपके पास बूटस्ट्रैप के अंदर, डॉट फॉर्म -ग्रुप, और फॉर्म ग्रुप में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फॉर्म ग्रुप का क्रिएट करते हैं पहले तो, यहाँ पर हमें चाहिए इनपुट, और इनपुट चाहिए हमें किस टाइप का, हमारे पास तीन चीजें, आईडी है, आईडी तो बाय डिफॉल्ट खुद क्रिएट होगी, हमें देने की जरूरत नहीं, नेम है, ईमेल है, और कंट्री तो ड्रॉप डाउन बनेगा। तो नेम ईमेल की हम इनपुट टाइप दे देते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, सॉरी, ठीक है, ये हमने बना लिया। ठीक है, ये बनाने के बाद इसमें हम एक क्लास ऐड कर देते हैं बूटस्ट्रैप की, फॉर्म -कंट्रोल, ठीक है, ये हमने एक बना लिया, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ये हमारे लिए ये हमारे किसके लिए हो जाएगा, नेम के लिए। अब हमने बना लिया ईमेल के लिए, और थर्ड हमें क्या चाहिए, ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यही जो है वो बूटस्ट्रैप की क्लास कॉपी करेंगे, और यहाँ पर आने के बाद इनपुट में तो आएगा नहीं, हम क्या यूज करेंगे, सिलेक्ट, सिलेक्ट लिखने के बाद यहाँ पर हम बना लेंगे ऑप्शन, बाय डिफॉल्ट हम एक ऑप्शन रख लेते हैं जिसकी जो है यहाँ पर हम पास कर देते हैं 0 वैल्यू, सही है, और यहाँ पर हम उसका नाम रख लेते हैं चूज कंट्री, फाइल को कर देते सेव, और ये सारा सारा कोड करते हैं कट, और ले जाते हैं अपने पास इस क्रिएट के व्यू में, मैंने कर दिया पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद अच्छा एक बटन बनाना मैं भूल गया, और बटन बना लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं बटन, अच्छा एक चीज और रह गई, यहाँ पर हमने क्या यूज नहीं किया, हमने यहाँ फॉर्म का टैग तो ओपन ही नहीं किया, तो फॉर्म का टैग ओपन कर लेते हैं, फॉर्म मेथड जो है वो पोस्ट होता है, आपको पता है जब आप किसी सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो पोस्ट बैक का जो है वो आपके पास एक्शन वर्ब चलता है, और यहाँ पर मैंने फॉर्म का मेथड पोस्ट यूज कर लिया, और उसके अंदर ये मैंने बूटस्ट्रैप का कोड सारा इंक्लूड कर दिया, और उसके बाद मैं बना देता हूँ एक बटन, बटन बना लेते हैं, ठीक है, और बटन बनाने के बाद यहाँ पर जो टाइप होगी वो होगी सबमिट, और एक बूटस्ट्रैप की क्लास भी ऐड कर देते हैं, btn-info, ये असल में थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर का आपके पास आ रहा होगा इफेक्ट, और यहाँ पर बटन का नाम रख लेते हैं सेव रिकॉर्ड, ठीक है, तो ये मेरे पास बन चुका है, मैं दोबारा से इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+X, और यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ये वाला पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आईडी का खैर अभी ऐसा कभी कोई काम नहीं है, अच्छा लेबल लगाना भी भूल गए, तो लेबल लगा लेते हैं, और यहाँ पर लेबल लगा लेते हैं नेम, ठीक है, और इसी तरीके से नीचे भी जो है वो यहाँ पर लेबल लगा देते हैं, नेम के बाद आ जाएगा हमारे पास ईमेल, एंड देन हमारे पास आ जाएगा लास्ट में क्या आ जाएगा, कंट्री, ठीक है। तो हमें आईडी की जरूरत नहीं है, सच इनमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसमें भी हमें नीड नहीं है। अच्छा, अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद रखिएगा, जो भी आपने जो नाम फॉर्म का मेथड पोस्ट है, और इस फॉर्म के अंदर एक्शन क्या है, आपने एक्शन किस नाम से बनाया है, क्रिएट के नाम से। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पोस्ट का मेथड बनाना पड़ेगा, कि जब ये तो गेट करके लिया जाएगा बाइंड करके, लेकिन अभी हमें चूंकि यहाँ पर फॉर्म को सबमिट भी करवाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पोस्ट, तो HTTP पोस्ट का एक्शन वर्ब यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने यूज कर लिया पोस्ट का। अच्छा, ये किस क्लास में जो है वो हमारा डेटा जा रहा है, TBL यूजर के अंदर, ठीक है, तो मैं इसका नाम देता हूँ TBL अंडरस्कोर, जो भी यहाँ पर हिंट दे रहा है आपको लिख लो, और उसके बाद हमारे पास सिंपल सा तरीका है डेटा को ऐड करवाने का, DB में जाओ, डॉट TBL यूजर डॉट ऐड, और आपने ऑब्जेक्ट के नाम से बनाया TBL के नाम से, तो आप इसको TBL में स्टोर कर दो, ठीक है, और उसके बाद DB डॉट सेव चेंजेस,
बस इतना सा काम करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी आपने पूछा नहीं कि मैंने यहाँ पर ये व्यू बैक टू ऐड यहाँ पर लिखा रहने दिया, बिकॉज ऑफ इसलिए क्योंकि आपको पता है व्यू बैक में ये एबिलिटी नहीं होती कि एक व्यू टू व्यू दूसरा डेटा ले जा सके, ठीक है। तो मैंने इसीलिए जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता वो एक व्यू से डेटा दूसरे व्यू में जाने के लिए, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पर भी कॉल करा के रखा ताकि डेटा जो है वो मौजूद रहे। क्लियर? ये करने के बाद ये तो मैंने पोस्ट को बना लिया। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं व्यू में, तो व्यू में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर नेम के अंदर आपने क्या नाम पास करना है, जो आपके डेटाबेस में नाम मौजूद है। आई रिपीट, वही नाम आपने पास करने हैं जो आपके यहाँ पर डेटाबेस में मौजूद है। जैसे यूजर नेम तो कंट्रोल सी, कंट्रोल बी। क्लियर? जो आपके डेटाबेस में नाम है वही नाम अपने पास करने, तभी डेटा इंसर्ट हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेम में ये वाला ईमेल पास कर दी, और यहाँ पर हम पास करेंगे क्या, कंट्री एफ, ठीक है। अच्छा, चूंकि हमारे पास यहाँ पर कंट्री एफ में तो आ जाएगा, लेकिन हमारे पास ये डेटा जो है ना वो डायनेमिकली आ रहा होगा आपके पास, कहाँ से, आपके व्यू बैक से। हमने क्योंकि डेटा किसमें डाल रखा है, व्यू बैक से, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर क्योंकि डेटा बहुत सारा है तो लूप के थ्रू हमें उठाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम फॉर ईच का लूप लगाते हैं, और यहाँ पर आते हैं रेडर सिंटेक्स का यूज करते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर ईच, और इसमें आने के बाद यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास डेटा किसके अंदर आ रहा है, व्यू बैग के अंदर, तो ये व्यू बैग मैंने यहाँ पास कर दिया, ठीक है। व्यू बैग का जो भी डेटा था वो किसके अंदर आ जाएगा, आइटम के अंदर। और यहाँ पर आने के बाद हम इसी ऑप्शन को दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी। अच्छा, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, हाँ, यहाँ पर आ रही होगी हमारे पास आईडी, क्या आ रही होगी, आईडी, क्योंकि हम यहाँ पर देखो ना, वो से देखो, तो जब हम ये वाला टेबल चलाते हैं टीबीएल यूजर, तो यहाँ पर क्या क्या सेव कर रहे हैं, कंट्री के अंदर आईडी सेव कर रहे हैं, तो हमें आईडी उठानी है, तो हम क्या लिखेंगे, @item डॉट, क्या लिखेंगे, आईडी, सिंपल आईडी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी आईडी, यानी कंट्री की जो आईडी होगी, सही है। यहाँ पर उसके बाद हम यहाँ पर क्या शो कराएंगे, यहाँ पर हम क्या शो कराएंगे, कंट्री का नाम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, @item डॉट सी नेम। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर एक्शन क्या है हमारा, क्रिएट, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, चेक करते हैं। हमारा काम ये था कि हम बाइंड कराएं अपने डेटाबेस के साथ अपने ड्रॉप डाउन को, तो देखते हैं बाइंड हुआ कि नहीं। और आप ये देख सकते हो हमारे डेटाबेस में जो भी डेटा था वो हमने व्यू बैक से कितनी आसानी से उठा लिया, कितना सिंपल तरीके से। और अगर मैं आपको चीज दिखाऊं, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, तो आप देखना यहाँ पर आइडिया ही आ रही है, ये देखो वैल्यू के अंदर देखो क्या आ रहा है, आईडीज आ रही है। अब जब ये डेटा सेव होगा, यानी अगर पाकिस्तान करूंगा तो वैल्यू में क्या जाएगा, 1, यानी डेटाबेस में कौन सी वैल्यू गिरेगी, 1। और अगर मैं कंट्री इंडिया सेलेक्ट करूंगा तो क्या गिरेगा, और अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स, 3। तो यानी मेरे पास जो डेटा मैं बनाना चाह रहा हूँ वो उसी तरीके से मेरे पास स्टोर हो रहा है। तो एक काम करते हैं, इसका थोड़ा सा व्यू अच्छा नहीं आ रहा, क्योंकि बूटस्ट्रैप की क्लास यहाँ पर इंक्लूड नहीं की, तो जल्दी से इंक्लूड करते हैं, और यहाँ पर ऐड करते हैं क्लास फॉर्म हाइफन कंट्रोल के नाम से, सेव करते हैं इसको, और रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को, ठीक है। तो ये कंट्री भी हमारे पास जो है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और चेक करते हैं रिकॉर्ड ऐड करके, तो यहाँ पर मैं रिकॉर्ड ऐड करता हूँ समीर, और ईमेल samir@gmail.com, और यहाँ पर चूज कंट्री तो मैंने कह दिया इंडिया। सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं, तो कोई मैसेज नहीं आया क्योंकि अभी हमने डिस्प्ले नहीं कराया, तो अभी हम खुद जाके देख लेते हैं होम के इंडेक्स में हमारे पास जो लिस्ट आ रही है उसमें ये डेटा ऐड हुआ ये नहीं। तो आप देख सकते हो जो डेटा हमने यहाँ पर ऐड किया वो यहाँ पर उस कैटेगरी के रिगार्डिंग ऐड हो चुका है। अगर मैं डेटाबेस में जाऊँ और डेटाबेस में जाने के बाद यहाँ पर कंट्री ऐड कर दूँ, देखिएगा अभी आप, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक कंट्री ऐड कर देता हूँ, कोई कंट्री बताइएगा नाम, मलेशिया। तो ये सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद अपने पेज पे रिफ्रेश करते हैं, वापस किस पे जाते हैं, क्रिएट पे, तो वहां पर हमें दिख जाए कि वहां पर जो है वो हमारे पास यहाँ पर उस लिस्ट में बाइंड हुआ कि नहीं, तो देखते हैं। तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से हमने व्यू बैक के जरिए वो अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ इसको बाइंड कर दिया है। मे बी आई थिंक आपको ये सिंपल लगा होगा। तो अगर आप मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हो तो वो भी बड़ा सिंपल है, तो वो कैसे कराओगे आप, तो यहाँ पर हम आते हैं, और मैं काफी दफा करवा चुका हूँ, यहाँ पर करते हैं हमारे पास सेव चेंजेस में जो भी रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, वो हम सेव कर लेते हैं एक इंटीजर में, और इसका नाम रख लेते हैं डाटा, और इक्वल टू, और यहाँ पर कंडीशन लगा लेते हैं इफ, ठीक है। अगर डेटा जो है
अगर आपके पास डेटा में जो वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो आप क्या करो, हम मैसेज डाल देते हैं टैम डेटा के अंदर, टैम डेटा, और यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी नाम रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं इंसर्ट मैसेज, ठीक है, इज इक्वल्स टू, और उसके बाद क्योंकि मैंने आपको स्वीट अलर्ट को भी इस्तेमाल करना सिखाया है अपनी एप्लीकेशन में, तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। मैं सिंपल यहाँ पर स्क्रिप्ट लगा देता हूँ, स्क्रिप्ट एंड देन अलर्ट, और अलर्ट के अंदर एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, क्या, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पर आके अलर्ट का जो टैग है वो स्क्रिप्ट का टैग जो है वो बंद कर देते हैं, एंड दैट्स इट, और बस ये हो। और उसके बाद क्या करो, सेव चेंजेस करने के बाद अगर उसके बाद आप एक काम करो, इसको रीडायरेक्ट कर दो। अच्छा, एक मेथड और है, आपको पता है, अगर आप एक व्यू से दूसरे व्यू में जाना चाहते हो, इस मैसेज को डिस्प्ले कराना चाहते हो, तो आपको क्या यूज करना पड़ता है, कीप का मेथड, ताकि वो आपके पास व्यू टू व्यू डेटा को क्या ना करे, डिस्ट्रॉय ना करे। तो टाइम डेटा डॉट कीप का मेथड आप यूज करते हो, इसके इस्तेमाल से क्या होता है, आपके पास डेटा मेंटेन रहता है एक व्यू से दूसरे व्यू में जाने तक भी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिटर्न कर दो, अगर ये सब करने के बाद मैसेज करने पर रिटर्न करो आप रीडायरेक्ट टू एक्शन, और क्या एक्शन होगा, कौन से इंडेक्स एक्शन पे इसको वापस रिटर्न कर दो सेव करने के बाद, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैसेज को शो करा लेते हैं, तो हम जाते हैं अपने इंडेक्स पेज पे, और यहाँ पर आते हैं, और कुछ भी आप टैग यूज कर सकते हो। टैग के अंदर आने के बाद आप देखो @HTML एक हेल्पर मेथड है, जो जिसका आप यूज कर सकते हो अपने पास इस स्क्रिप्ट को यूज करने के लिए रॉ, और उसके अंदर आने के बाद जो भी आपने टाइम डेटा में बनाया वो आप यहाँ पर पेस्ट कर दो, फाइल को कर दिया सेव, और सेव करने के बाद यहाँ पर दोबारा से पेज को रन कर लेते हैं। अभी हम एक रिकॉर्ड क्रिएट करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं हफ्सा, ठीक है, और ईमेल लिख लेते हैं hafsa@gmail.com, और यहाँ पर हम कंट्री चूज कर लेते हैं, मान लो मलेशिया, ठीक है, सेव रिकॉर्ड। तो आपके पास अलर्ट भी आपको चल चुका है, और इसे रीडायरेक्ट क्या करना चाहिए, आपके इंडेक्स वाले पेज, और इंडेक्स वाले पेज में आपके पास क्या था, लिस्ट, जो आपकी लिस्ट आ रही है। तो आप ये देख सकते हो आपके पास ये रिकॉर्ड आ चुका है, और ये कंट्री भी आपके पास आ चुका है। तो वो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू।